हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सारे क्वेश्चन मैंने बुक से यू की हुई ले लिए हैं, अपने आप टाइप नहीं किया है, तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा ताकि आपका कोर्स जल्द से जल्द ख़त्म कर सके। तो हम देखते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो ऊर्ध्वपातन कौन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है फ्रेंड्स? कोई भी पदार्थ अगर वो सॉलिड अवस्था से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? द्रव वाष्प अवस्था में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, एंथ्रासीन ही मात्र ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बर्फ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा? ठोस से पहले द्रव में जाएगा, फिर गैस में जाएगा। इसलिए बर्फ क्या है? ऊर्ध्वपातज नहीं है, यानी सब्लिमेटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकित जल से अलग करती है? पंकित जल क्या होता है? पंकित जल होता है कीचड़ युक्त। तो कौन सी विधि करती है? निस्यंदन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कीचड़ युक्त यानी पंकित जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं। इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते। इस प्रक्रिया को निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो आप इस पॉइंट्स को सारे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है? विपरीत परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑप्शन नंबर में इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, विपरीत परासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जब वह आरोपित दाब कार्यरत परासर दाब से उच्च होता है तो परासर विपरीत परासर कहलाता है, अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने के लिए के हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो किसे लाया जाता है? रिवर्स परासरण को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। रिवर्स परासरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कह सकते हैं कि परासरण यानी कि ऑस्मोसिस विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स परासरण में अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, विलवणीकरण यानी कि डिसलिनेशन क्या है? फ्रेंड्स, क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर में हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसे ध्यान रखें। बात करते हैं डेसलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। साधारणतः लवण व खनिजों को हटाने की प्रक्रिया भी विलवणीकरण कहलाती है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए विलवणीकरण किया जाता है ताकि ये मानव खपत या सिंचाई के लिए उपयुक्त बना रहे। कभी कभी इस प्रक्रिया द्वारा खाने वाला नमक एक सह उत्पाद के रूप में बनता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसके द्वारा एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान की जाती है। तो आप इसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। 2H2O को जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं यानी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीजन अलग होता है, 4 हाइड्रोजन आयन अलग होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपातक इनमें कौन सा नहीं है? सोडियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्व की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, जबकि सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो आप इस सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो किसका किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर का ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन किया जा सकता है। इसका अणुसूत्र आप ध्यान रखें, NH4Cl है। ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में अत्यंत विलेय है। इसका जलीय विलयन हल्किया अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड का ही एक रूप होता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? फ्रेंड्स, किसका उपयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन का। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl से अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन मिश्रण में पदार्थों को पृथक करने की ये वो विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे बाष्पीकृत हो जाता है। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड नौसादर को गर्म करने पर सीधे वे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी वो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और लिक्विड में यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठोस से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होंगे? वाष्प में। मध्यवर्ती अवस्था कोई नहीं होगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? तो कौन सा किया जा सकता है? तेल और पानी। फ्रेंड्स, तेल और पानी का मिश्रण को अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि ये विषमांगी मिश्रण है। फ्रेंड्स, मिश्रण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा समांगी मिश्रण, जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, यानी कि पूरी तरह एकदम घुले हुए होते हैं विलेय और विलायक आपस में। जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे चीनी और जल का विलयन, उसे भी हम कह सकते हैं समांगी मिश्रण है। अगले में बात करते हैं विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, कि जैसे पानी में तेल का डालने पर भी तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है। जैसे आप इसे इस तरह से मान सकते हैं, बालू और जल का मिक्सचर भी हम कह सकते हैं विषमांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री पानी को अलवणीकरण यानी कि डिसैलिनेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है। तो कौन सी तकनीक का यूज़ करते हैं? आसवन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, समुद्र के पानी को अलवणीकरण के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली तकनीक आसवन है। आसवन पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव्य बनाने की परिघटना को संघनन कहते हैं। किसी द्रव्य या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन बाष्पीकरण यानी कि वेपराइजेशन कहलाता है। तो आप इस सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन यानी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। अगला तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है? फ्रेंड्स, कौन कम करता है? नमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, नमी बाष्पीकरण की दर को कम करती है। हवा में मौजूद पानी की वाष्प की मात्रा को नमी कहते हैं। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से बाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। यदि वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो बाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सतह की घटना है। तो एक सतह की घटना क्या है? भाप। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। इस कार्य हेतु ऊष्मा द्रव को अपने अंदर से ही प्राप्त होता है, अतः इस क्रिया से द्रव ठंडा हो जाता है। फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर से पसीना निकलने पर ठंडा महसूस होना बाष्पीकरण के कारण ही है। सुराही के पानी का ठंडा हो जाना, तो ये भी किसका कारण है? बाष्पीकरण का। तो आप इस सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था
से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? बाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को बाष्पीकरण या इवापोरेशन कहा जाता है, जैसे पानी से वाष्प का निकलना। फ्रेंड्स, गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरण को संघनन कहते हैं। वाष्प से जल का निर्माण या बादलों से वर्षा होना संघनन कहलाता है। तो आप इन सारे पॉइंट को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है ये? ऊर्ध्वपातन। इसके बारे में हम बहुत क्वेश्चन देख चुके हैं। ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातन मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ को ठोस अवस्था में से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित यानी सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं हो। इस विधि से कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव को ठोस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, द्रव को ठोस में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हिमीकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रेंड्स, द्रव को ठोस में परिवर्तन हिमीकरण या फ्रीजिंग तथा जिस निश्चित ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। किसी पदार्थ का हिमांक व गलनांक प्रायः बराबर होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं विलयन या सॉल्यूशन के। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का एक सजातीय मिश्रण को कहा जाता है। फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक सजातीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विलयन की मात्रा में 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण की मात्रा है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने सोल्यूशन है दिया गया है। किसी विलयन में पानी की मात्रा कितनी दी गई है? 320 ग्राम तथा विलायक की मात्रा कितनी है? 47 ग्राम। अब द्रव्यमान निकालना है हमें प्रतिशत में, तो विलायक को ऊपर लिखेंगे, विलायक और विलयन को नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो विलायक का द्रव्यमान दिया गया है 47 ग्राम और विलायक कितना है? 320 और विलयन दिया है 47। फ्रेंड्स, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 12.80%। तो आप इसका ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 300 ग्राम पानी में घोला जाता है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। फ्रेंड, घुलनशील सोडियम क्लोराइड नमक की मात्रा कितनी दी गई है? 49 ग्राम। पानी का द्रव्यमान दिया गया है 320 ग्राम। अब विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 49 में हम 320 को जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा? 369 ग्राम। अब आपको निकालना है क्या? द्रव्यमान प्रतिशतता के आधार पर सांद्रता। तो विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विलय का द्रव्यमान कितना? 49 और विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है? 369। तो लगभग ये आपको 13.28% मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विलयन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। पहले आपको विलयन का द्रव्यमान निकालना है। 320 में 31 जोड़ेंगे, 351 ग्राम मिल जाएगा। तब आपको द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता निकालना है। विलय के द्रव्यमान को ऊपर लिखना है और विलयन के कुल द्रव्यमान को नीचे लिखना है। तो 31/331 और मल्टीप्लाई करना है 100 से, आपको ये मिल जाएगा 8.83%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विलयन में पानी की 300 ग्राम मात्रा में समान नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक ही फॉर्मूले पर कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। तो विलय यानी कि NaCl का द्रव्यमान 32 ग्राम है। विलायक यानी पानी का द्रव्यमान कितना है? 320 ग्राम। तो विलयन का कुल द्रव्यमान क्या होगा? विलय और विलायक के द्रव्यमान को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 352 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशतता के आधार पर सांद्रता, विलय का द्रव्यमान को आपको नीचे लिखना है, यानी जिस पदार्थ को हम घोलते हैं उसके द्रव्यमान को ऊपर लिखेंगे
और जो हमारा बिलियन है उसके द्रव्यमान को हम नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32/352 अपॉन 32/352 अपॉन और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा 9.09%। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए बिलियन में मास प्रतिशतता के जरिए मास की सांद्रता होगी। तो इजी क्वेश्चन है ये, तो इसकी कैलकुलेशन भी इजी है। तो पानी का कुल द्रव्यमान है 150 ग्राम, विलय यानी कि चीनी का द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम, बिलियन का कुल द्रव्यमान निकालेंगे, विलय और विलायक का जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 200 ग्राम। तब आपको द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता निकालना है, तो विलय के द्रव्यमान को ऊपर लिखना है और बिलियन के द्रव्यमान को नीचे लिखना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 50 क्या है विलय का द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान है 200, तो ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 25% मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम है, 300 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है, द्रव्यमान प्रतिशतता के आधार पर द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी। आप देख सकते हैं बार बार यही इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विलय का द्रव्यमान है और बिलियन का कुल द्रव्यमान है, जब इसके प्रतिशत निकालेंगे 10.11% आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप तो ये आपके ऊपर रह जाता है कि आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते, और आपको कैलकुलेशन ईजी मिल जाएगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आसानी से कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, द्रव्यमान की प्रतिशतता सांद्रता। तो विलय का द्रव्यमान आपको ऊपर लिखना है, बिलियन का कुल द्रव्यमान नीचे लिखना है और 100 से गुणा कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का, 1 बिलियन में पानी की 300 ग्राम मात्रा में समान नमक 41 ग्राम है, बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको बिलियन की मात्रा निकालना है, बिलियन का द्रव्यमान निकालना है, तो यहाँ आपको बिलियन का द्रव्यमान लिखना है, यहाँ विलायक की मात्रा निकालना है। तो फ्रेंड्स जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11.36%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपरूपता यानी एलोट्रोपी के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है फ्लोरीन में कार्बन के परमाणु होते हैं। फ्रेंड्स फ्लोरीन में कार्बन का एक अपरूप है जिसमें कम से कम 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, अपरूपता। तो आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं उसे अपरूपता यानी एलोट्रोपी कहते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन इत्यादि हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं एएमयू यूनिट। तो पहला क्वेश्चन है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है। तो इसका द्रव्यमान निकालने के लिए आपको सबका परमाणु भार पता होना चाहिए। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है SO2। तो सल्फर का लिखना है आपको 32 और 16 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 32 32 64 मिल जाएगा। तो किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 64U। अगला क्वेश्चन है हमारा पानी H2O के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो H2O तो हाइड्रोजन का कितना होगा 1, 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसका होगा 16, तो कितना हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड का सापेक्षिक द्रव्यमान होगा। तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 और 16 कितना हो जाएगा 28। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 28। CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो Ca क्या है कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है 40, O का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16 और 40 56। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 56U। ओजोन का बताया, ओजोन का आणविक द्रव्यमान, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो इसका 16 होता है, 16 3 48 यानी 48U। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 तो इसका होता है 12 और 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 44U। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है, जो कि हम निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में
कितना आएगा सी 44U, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा H2SO4 का आणविक द्रव्यमान होगा तो H2 का हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। सल्फर का 16 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, हम इसे ऐड करेंगे तो 98U मिल जाएगा, 98U हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, अभी हम इसका निकाल भी चुके हैं तो 56 आया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 56U। फ्रेंड्स आपको लगता होगा स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको देखना है आपके पास टाइम कम है, इसलिए आपको बहुत तेज रिवीजन करना है इन क्वेश्चन का, तो इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा ही रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है तो कैल्शियम का कितना होता है फ्रेंड्स 40 और क्लोरीन का 17 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होना है तो कितना हो जाएगा 34। फ्रेंड्स इसमें क्लोरीन का गलती से परमाणु बाहर लेना है, इसमें मैंने परमाणु क्रमांक लिया तो 35 होता है, 35 दूनी 70 हो जाएगा और ये 40 होगा, तो 40 और 70 कितना हो जाएगा 110। इसके ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है इसके करीब है जो कि 111। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NaCl का इकाई द्रव्यमान का सूत्र है तो NaCl सोडियम 11 यानी कि इसका जो परमाणु भार होगा कितना होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 38.5, ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स एक कार्बनिक यौगिक जिसे साधारण नमक कहते हैं, समुद्र जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU किसके बराबर होती है तो फ्रेंड्स किसके बराबर होती है 1.6 10⁻27 किलोग्राम के, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स परमाणु किसी पदार्थ अथवा तत्व का सबसे छोटा घटक है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU 1.6 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होती है, तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो बात करते हैं एटम और देयर फंडामेंटल कंपोनेंट्स यानी परमाणु और उसके मूल घटक के क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फ्रेंड्स परमाणु किसी तत्व का वो छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है। बात करते हैं प्रोटॉन की। परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर इकाई धनावेश रहता है। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज किसने की थी गोल्डस्टीन ने, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रॉन है। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों के आघात के कारण कराकर की थी, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, परमाणु के नाभिक में होते हैं तो क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है, तो किसका है न्यूट्रिनो का। फ्रेंड्स न्यूट्रिनो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। न्यूट्रिनो एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार 1930 में पाउली ने किया था। फ्रेंड्स इस कण का प्रथम सैद्धांतिक आधार प्रसिद्ध भौतिकविद फॉर्मी ने सन 1934 ईस्वी में बतलाया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी चैडविक ने की थी, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स पॉजिट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला एक मौलिक कण है। इसकी खोज 1932 में कार्ल डी एंडरसन ने की थी। ये एक धनावेश का स्थित मूल कण है जिसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का
एंटी कर्ल भी कहते हैं। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एक इलेक्ट्रॉन क्या है फ्रेंड्स? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणु कण जो ऋणात्मक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉम्सन को जाता है। जे थॉम्सन ने इसकी खोज की थी और इसका द्रव्यमान आप ध्यान रखें 9.109 10⁻³ किलोग्राम। तो ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉम्सन ने। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की? जे थॉम्सन ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों का सकारात्मक आवेश होता है? तो किसका होता है? प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ा क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन्स। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, जो कि परमाणु के नाभिकीय बल से आपस में बंधे होते हैं। कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिन उपपरमाणु कणों पर समान उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रतिकण। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, जिन उपपरमाणु कणों पर समान उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। किसी भी कण से संबद्ध उस कण का प्रतिकण भी होता है जिसका द्रव्यमान अभिन्न होता है लेकिन विद्युत आवेश विपरीत होता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन प्रति इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित कण है जिसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। सामान्यतः इसे रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षय से बनाया जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शब्द परमाणु किसने खोजा? फ्रेंड्स, शब्द परमाणु किसने खोजा था? डेमोक्रिटस ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था, जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। तो परमाणु यानी कि एटम्स रसायन विज्ञान का में वो तत्व का छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणुओं का निर्माण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणु का आकार अति सूक्ष्म व द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो ये सारे पॉइंट्स परमाणु के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है तो कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो आप इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋणात्मक आवेश होता है? तो कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है तो किस में मौजूद है? हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसमें नाभिक का कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसमें? हाइड्रोजन में। तो आप इसे ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है तो किसमें? हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होता है। कौन? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ज़ीनॉन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु के उप परमाणु कण हैं जबकि ज़ीनॉन किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है बल्कि ये आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में स्थित आखिरी गैसों में से एक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, परमाणु के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते। ये वे 10⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है तो कितना होता है? 1.6 10⁻19 कूलम। माइनस होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ।
तो आप इसे ध्यान रखें। और इसका द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का? 1.6 10 की घात 1.67 10 की घात -27 किलोग्राम। फ्रेंड्स, इसकी खोज किसने की थी? 1886 में गोल्डस्टीन ने। फ्रेंड्स, परंतु इस कण का नाम प्रोटॉन किसने दिया? रदरफोर्ड ने। और कब? 1919 में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।